तो अगर हमें बात पूछना है तो डायरेक्ट पूछ क्यों नहीं लेंगे? अगर डायरेक्ट पूछेंगे तो हमारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, मन में झिझक भी हट जाएगा। बात सही है कि नहीं है? हम लोग पढ़ेंगे आत्म प्रतिवेदन के बारे में। आत्म प्रतिवेदन का माप क्या होता है? सबसे पहले तो जानते हैं कि आत्मा के बारे में। आत्मा क्या होता है? पिछले क्लास में बताए थे आत्मा के बारे में। लोगों की मन की इच्छा, मन में जो भी बात पनपती है, मन में हम क्या ठान लेते नहीं ठान लेते, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आत्मा, है ना? तो मन की बात को हम आत्मा कहा जाता है। इसमें सेल्फ रिपोर्ट मीजर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आत्म प्रतिवेदन माप, हिंदी में कहा जाता है। क्या होता है आत्म प्रतिवेदन माप? तो इसको ऑलपोर्ट, ऑलपोर्ट वैज्ञानिक का नाम है, मनोवैज्ञानिक, है ना? तो उसने कहा है कि किसी व्यक्ति के विषय में मूल्यांकन करने की सबसे उत्तम प्रणाली है उसके बारे में पूछना। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ किसका? कि ऑलपोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के विषय में मूल्यांकन करने की सबसे उत्तम प्रणाली उसके बारे में पूछना है। अब मान लो हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, है ना? तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हम डायरेक्ट उसी से पूछ लेते हैं। अगर मन में झिझक आ रहा है तो वो क्या करेगा नहीं करेगा, आएगा कि नहीं आएगा, कब खाएगा नहीं खाएगा, क्या मतलब कौन सा काम करेगा, या फिर अच्छा है या नहीं है, उससे पूछ लेते हैं। क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उससे हम पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब है, ऑलपोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के विषय में मूल्यांकन करना, मतलब किसी व्यक्ति के विषय में जानना, किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी को हासिल करना, किसी व्यक्ति के विषय में पता लगाना, सबसे अच्छा विधि है कि उसी से डायरेक्ट हम क्या कर लें? पूछ लें। उसी से क्या कर लें? पूछ लें। उसी को कहा जाता है आत्म प्रतिवेदन माप। आत्म प्रतिवेदन माप समझ में आया? जैसे अगर मान लो हमारे बारे में कुछ पूछो तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, है ना? कोई सवाल पूछना हो तो तुम लोग डरते हो कि कहीं भाई जी कुछ कह ना दे, होता है ना मन में झिझक। तो अगर हमें बात पूछना है तो डायरेक्ट पूछ क्यों नहीं लेंगे? अगर डायरेक्ट पूछेंगे तो हमारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, मन में झिझक भी हट जाएगा। बात सही है कि नहीं है? हाँ। तो ये ऑलपोर्ट ने कहा है। किसने कहा है? ऑलपोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के विषय में मूल्यांकन करने की सबसे उत्तम प्रणाली, सबसे उत्तम प्रणाली कहा है, सबसे बढ़िया विधि, सबसे अच्छा काम कहा गया यहाँ पे क्या? कि उसी से डायरेक्ट क्या कर लो? पूछ लो। उसी से पूछ लो। इतना उड़ता कहाँ है ये? कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहा है? टेप उधर गया है? और पंखा कौन ना फिर कौन घुमा दे। हाँ रहने दो। हाँ देखो ध्यान से। तो ये तो था आत्म प्रतिवेदन माप। अब है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MMPI। क्या कहा जाता है? MMPI। कई बार ऑब्जेक्टिव में तुम लोग सुनाया भी है, पढ़ा भी है MMPI के बारे में। क्या MMPI क्या होता है? तो MMPI के बारे में होता है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, है ना? इसको कहते हैं MMPI। अब ये क्या होता है? इसमें जो है हाथवे एवं मैकिन्ले, हाथवे एवं मैकिन्ले ये भी मनोवैज्ञानिक हैं। इसने कहा है कि हाथवे और मैकिन्ले ने मनोरोग निदान हेतु, मनोरोग जिसको मनोवैज्ञानिक के रिलेटेड कुछ समस्याएं आती है जिसको मनोरोग कहा जाता है, तो मनोरोग के निदान हेतु, इस यानी उस रोग को ठीक करने के लिए, उस रोग के उपचार के लिए, बात समझ में आ रहा है? तो मनोरोग निदान हेतु इस परीक्षण को एक सहायक उपकरण के रूप में विकसित किया था। एक सहायक उपकरण बनाया था कि हम इस उपकरण का यूज करके हम इसे निदान कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं। किसका उपचार? तो मनोरोग को। किसका उपचार? मनोरोग का उपचार कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि यह परीक्षण अनेक मनोविकारों की पहचान के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यानी कि इतना साबित हो गया, इतना साबित हो गया कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने मनोविकार के लिए, यानी कि मनोविकार का मतलब होता है कि मन में जो भी संकोच होते हैं, तो हाथवे और मैकिन्ले ने कहा था कि मनोरोग के निदान के लिए इस परीक्षण का उपयोग करेंगे,
लेकिन हुआ ये कि यह परीक्षण अनेक यानी बहुत सारी बीमारियों को निदान करने के लिए यूजफुल हो गया, यानी लाभदायक हो गया। कौन सा? मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, इसका समझ में आ रहा है। अब है कि आइजेनेक व्यक्तित्व प्रणाली, आइजेनेक के बारे में बहुत बार एग्जाम में भी आता है आइजेनेक में। तो आइजेनेक व्यक्तित्व प्रणाली जिसको EPQ कहा जाता है, EPQ। तो आइजेनेक ने इस परीक्षण में, कौन सा परीक्षण? आत्म प्रतिवेदन परीक्षण। कौन सा परीक्षण? आत्म प्रतिवेदन परीक्षण। आइजेनेक ने इस परीक्षण में व्यक्तित्व के दो पहलू की बात की है। कौन से पहलू की? कितने पहलू की बात की है? दो पहलू। कौन कौन सा? अंतर्मुखता बहिर्मुखता, ये तो एक पहलू हुआ। अंतर्मुखता बहिर्मुखता एक पहलू हुआ, और दूसरा पहलू क्या है? सामवेगिक स्थिरता और अस्थिरता। मतलब सामवेगिक स्थिरता और सामवेगिक अस्थिरता, दो पहलू हुआ ना। तो कहने का मतलब है आइजेनेक ने इस परीक्षण में व्यक्तित्व के दो पहलुओं का क्या कहते हैं मूल्यांकन किया है। वो दो पहलू क्या है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता। अब अंतर्मुखता क्या होता है? अंतर्मुखता का मतलब होता है व्यक्तित्व के मन के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगाना, उसके बारे में अगर उसके मन के अंदर कोई विकार है उसका निदान करना। और बहिर्मुखता, बहिर्मुखता का मतलब होता है शरीर के मतलब चाल चलन से, चलने के ढंग से, बोलने के ढंग से, विचार करने के ढंग से, बैठने के ढंग से, है ना, इससे पता चलता है, उसको कहते हैं हम लोग बहिर्मुखता। आ रहा है समझ में? ज्यादा स्पीड नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं समझ तो बोल देना। और दूसरा होता है सामवेगिक स्थिरता और सामवेगिक अस्थिरता। इसका मूल्यांकन किसने किया था? आइजेनेक ने। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता का मूल्यांकन कौन से वैज्ञानिक ने किया था? आइजेनेक ने। या किसके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? आइजेनेक के सिद्धांत के अंतर्गत। बात समझ में आ रहा है? हाँ। या फिर अंतर्मुखता बहिर्मुखता आएगा, या नहीं तो सामवेगिक स्थिरता और सामवेगिक अस्थिरता आ सकता है। बात समझ में आया? अब आगे चलकर ये जो है आगे चलकर आइजेनेक एक तीसरा आयाम लाया। अभी तो यहाँ पे दो ही था ना, अंतर्मुखता बहिर्मुखता एक, और सामवेगिक स्थिरता और अस्थिरता दो, है ना, दो को था। लेकिन आगे चलकर एक और लाया, और उसका नाम क्या था? तो मनस्तापिता। क्या था? मनस्तापिता आयाम लाया। इस परीक्षण में जोड़ा गया था, इसी में आत्म प्रतिवेदन माप के परीक्षण में ही जोड़ा गया था। इंसान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मनोवैज्ञानिक पढ़ने का मतलब है, मनोविज्ञान को पढ़ने का मतलब इंसान के बारे में जानकारी हासिल करना कि इंसान के मन के अंदर क्या चल रहा है। इंसान को देख करके पता चल सकता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या करने की सोचेगा, मतलब आगे चल के क्या करेगा, सब पता लगाया जा सकता है। पूरा पूरी तो नहीं, कम से कम 80-85% लगभग में पता लग ही सकता है। समझे? अब है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। 16 PF के बारे में बहुत बार पूछा एग्जाम में है कि 16 PF क्या होता है। इस परीक्षण को कैटेल ने प्रदर्शित किया है। कई बार तो वैज्ञानिक का नाम पूछा है कि 16 PF का प्रतिपादन किसने दिया था, तो किसने दिया था? कैटेल ने दिया था। समझ में आया? तो 16 PF प्रश्नावली कारक जो है कैटेल ने प्रदर्शित किया है। इस परीक्षण के अंतर्गत घोषणात्मक तथ्य दिए गए हैं। उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को और वयस्कों के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो जो विद्यार्थी उच्च विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, हाई स्कूल जैसे भी तुम लोग हो, है ना, उसमें पढ़ाई करते हैं, और अगर मान लो वयस्क का मतलब जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुका है, उसके परीक्षण के लिए 16 PF का प्रयोग किया गया था, क्योंकि ये एक परीक्षण घोषणात्मक तथ्य के अंतर्गत किया जाता है ना। यह परीक्षण व्यावसायिक अन्वेषण और व्यावसायिक परीक्षण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी पाया गया है। व्यावसायिक अन्वेषण का मतलब कि किसी व्यापार में, किसी व्यवसाय में क्या कर रहा है, क्या करने की सोच रहा है, क्या करना चाहिए तो व्यवसाय आगे बढ़ेगा, घटेगा, है ना, क्या मतलब फायदा होगा या क्या होगा। तथा व्यावसायिक परीक्षण, अपने व्यवसाय के परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, उसके लिए 16 PF को लाया गया था। बात समझे? किसने लाया था? तो कैटेल ने लाया था। अब इस पे एक सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है कि व्यक्तित्व को किस प्रकार परिभाषित करें। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये कि व्यक्तित्व को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे, यानी कि व्यक्तित्व क्या है, या फिर व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व से आपका क्या आशय है। ये बहुत सारे तरह के सवाल है, लेकिन उत्तर एक ही रहेगा। सवाल अभी 5 तरह का बोले है कि नहीं। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं,
व्यक्तित्व से आपका क्या आशय है और व्यक्तित्व को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे, इसके बारे में। तो सामान्यतः व्यक्तित्व का तात्पर्य होता है व्यक्ति के बारे में बाहरी शारीरिक तथा व्यवहार से होता है कि इंसान की बाहरी क्रियाविधि क्या है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका माइंड किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यक्ति के बाहरी शारीरिक और व्यवहार से होता है, जिसको हम कहते हैं व्यक्तित्व। मान लो अगर कोई बड़ा सा बिजनेसमैन है, 100 करोड़ की संपत्ति है उसके पास, 100 नहीं 1000 करोड़ की संपत्ति है, और फटा पुराना कपड़ा पहन के आ जाए, तो कोई उसको समझेगा कि ये 100 करोड़ का मालिक है, 1000 करोड़ का मालिक है? नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्यों? उसका व्यक्तित्व यानी उसका जो पर्सनैलिटी है वो कैसा है? भिखारी टाइप का है। तो लोग उसे क्या कहेंगे? भिखारी कहेंगे। अगर मान लो कोई भिखारी है, एकदम बड़ा सा मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा है, रोल्स रॉयल्स में चल रहा है, या फिर एकदम अच्छा से ड्रेस पहन लिया, शर्ट पैंट कोट चढ़ा के, एकदम जूता टाई लगा करके, चश्मा लगा करके, एकदम हाई फाई बन करके चला गया, तो कोई उसको कहेगा भिखारी है? नहीं। तो बाहरी और शारीरिक और व्यवहार से होता है, उसको कहते हैं व्यक्तित्व। समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, और गुण से भी होता है। गुण कब पता चलेगा? जब तक वो कोई काम न करे तब तक गुण पता चलेगा नहीं ना। मान लो कोई भिखारी है या फिर कोई सब्जी बेचने वाला है, किसी अगर फंक्शन में गया, इतना मतलब तैयार होके चला गया जैसे उसको लगा कोई बिजनेसमैन आ रहा है, ऐसा बिजनेसमैन की 100 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक है, लेकिन उससे जो बात करने के लिए गए, ऐसा बात किया जैसे सब्जी मंडी में सब्जी नहीं बेचता है, उस तरह से बातें निकलने लगा, तो उसका रेपुटेशन कहाँ जाएगा? कोई तब क्या उसको समझ में आएगा? ये तो ऐसे ही खाली पेन ओढ़ के आ गया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तित्व जो होता है, मतलब व्यक्ति के बाहरी शारीरिक और व्यवहार से होता है, तो उसका व्यवहार कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, चरित्र कैसा है, बोलता कैसे है ना, बोलने का ढंग क्या है, बात करने का ढंग क्या है, बैठने का ढंग क्या है, बात समझ में आया? काम करने का ढंग क्या है, इस चीज से पता चलता है व्यक्तित्व के बारे में, और इसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। समझ में आया बात? अब है जैसे शर्मीला होना, क्या हुआ? जैसे शर्मीला होना, चुगलखोरी होना, गंभीर, शांत, ये सब आता है व्यक्तित्व में। हंसने वाली बात नहीं है, व्यक्तित्व के पढ़ रहे, व्यक्तित्व में ये सब आता है। चरित्रवान है ना, चुगलखोर नहीं आता है? आता है ना। फिर अब गंभीर, कोई आदमी सोच में पड़ गया तो गंभीर तो हो ही जाएगा ना, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है कि नहीं? सोचते सोचते डिप्रेशन में चल जाएगा। फिर ये सभी शब्द व्यक्तित्व के अलग अलग घटकों को इंगित करता है। ये सब अलग अलग घटक है, व्यक्तित्व के अलग अलग घटक है। बात समझ में आया? तो टोटल आज की क्लास में हम लोगों ने जाना आत्म प्रतिवेदन के माप के बारे में, कि आत्म प्रतिवेदन को किस तरह से मापा जाएगा, उसको किस तरह से तौला जाएगा, उसके परीक्षण किस तरह से करेंगे, इसीलिए इसे समझ में नहीं आता है। अभी क्लास खत्म हुआ नहीं है, बतिया रही है। उसका तो क्लास नहीं हो तो बात समझ में आता है, तुम्हारा तो क्लास है ना जी, है? अगर इसको ध्यान से सुन लोगे ना तो याद करने टाइम में उसका आधा याद तो ऑलरेडी हो जाएगा तुमको। ध्यान से सुनोगे तो आधा याद ऑलरेडी हो जाएगा अपने मन याद करने के टाइम पे। आधा बचा तो आधा मेहनत कर लो, तो सुनोगे तो ध्यान से है नहीं। हमने कहा था एक बात सबसे पहले, जिस दिन हम प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पढ़ा रहे थे दोपहर में, कि इंसान कान से नहीं सुनता है पढ़ने टाइम में, आंख से सुनता है। इसका मतलब समझाए थे ना? अब भूल गए तो हमें क्या है? आंख से सुनने का मतलब है कि जिस तरफ ध्यान दोगे उसी का ज्ञान होगा। बात समझ में आया? हम समझा रहे इधर देख रहे हो उधर, क्या समझ में आएगा? इस तरह से नहीं करो। क्लास में अगर क्लास चल रहा है तो क्लास पे ध्यान दो, टोटली उस बात को समझो, ताकि जो भी मेन मेन बात है वो दिमाग में, क्या पता कोई सा शब्द एक बार दिमाग में अटैच हो जाए, उसी से पूरा बात याद हो जाएगा। समझे? तो ध्यान दो। तो आज की क्लास हम लोगों ने जाना आत्म प्रतिवेदन माप के बारे में, जिसमें से 3-4 वैज्ञानिक के बारे में पढ़े, कौन सब के, आउटपुट के बारे में, हाथवे और मैकिन्ले हो गया, आइजनेक हो गया है ना, और 16 PF कैटेल हो गया। इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना। अब अगली क्लास में देखेंगे क्या है, अभी तक तो चैप्टर खत्म हुआ नहीं है।